एक जानकारी देना चाहेंगे आपको। इसी प्रकार से पूरे वीडियोस सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के तोमर कंप्यूटर टाइप कीजिए और इस प्रकार से हमारा ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से सब्जेक्ट को आप सीक्वेंस में पूरा देख पाएंगे और घर में बैठ कर के परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आप डीसीए फर्स्ट सेम में है या पीजीडीसीए फर्स्ट सेम में है, यदि आप डीसीए फर्स्ट सेम में है तो इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर हैं वो हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस। तो इससे रिलेटेड पूरे वीडियोस यहाँ पर देखिए। फंडामेंटल के पूरे वीडियोस यहाँ पर सीक्वेंस से आप मोबाइल में देख पाएंगे जिसमें कि ऐड नहीं आएंगे और आपको पूरा कोर्स सिलेबस के अनुसार और सीक्वेंस में मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप पीसी पैकेज में आते हैं, जैसा कि आप पीसी पैकेज का ही वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पीसी पैकेज में पूरे वीडियोस विथ प्रैक्टिकल हर एक यूनिट को डिटेल में समझाया गया है, जिससे आप पीसी पैकेज की तैयारी भी। पीसी पैकेज के अंतर्गत हम देख रहे थे एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंतर्गत आज हमारा क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2013 में पेज सेटअप को समझाइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो कि आप जब एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो भी इसकी जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि अगर आप पेज की सेटिंग नहीं समझ पाए तो आप डॉक्यूमेंट कैसे बना पाएंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमएस वर्ड में पेज की सेटिंग कैसे की जाती है या पेज सेटअप ऑप्शन को समझाइए। यही चीज इस प्रकार से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में पेज फॉर्मेटिंग को समझाइए। पेज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, आप यहां पर पिक्चर में देखिए, थोड़ा सा इसको अभी पिक्चर में समझते हैं, फिर आगे प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि पेज जो आप टाइप जिसमें करेंगे वो आप कैसा टाइप करेंगे। आप लैंडस्केप में टाइप करेंगे कि आप पोर्ट्रेट में टाइप करेंगे, मतलब कि उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, पेज का साइज क्या होगा। जिस पेज में आप टाइपिंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड में, जब वो प्रिंटर से निकलेगा तो प्रिंटर में लगे हुए पेज का जो साइज है आपके एमएस वर्ड में जो आप वर्क कर रहे हैं उसका साइज एक सा होना चाहिए। तो यदि प्रिंटर में A4 साइज का पेज लगा हुआ है तो आपको भी पेज की साइज A4 सिलेक्ट करनी होगी। तो इन्हीं सारी चीजों को पेज सेटअप के अंतर्गत किया जाता है। तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको बहुत विचार करने की आवश्यकता होती है कि पेज लेआउट कैसा रखें। वही चीज जो मैंने अभी बतलाई कि आपको लैंडस्केप रखना है कि पोर्ट्रेट रखना है। पृष्ठ लेआउट इस बात को प्रभावित करता है कि कंटेंट कैसा दिखाई देगा। इसमें पेज की साइज क्या होगी, पेज की साइज जो है आपने प्रिंटर में अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप A4 साइज का पेज लगा करके रखे हैं कि A3 साइज का पेज लगा करके रखे हैं। ये सारी चीजें आपको पेज सेटअप के अंतर्गत सेट करनी है। पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, मार्जिन कितनी होगी। जी हाँ, पेज जब प्रिंट निकलेगा या वर्ड में ही कार्य करते समय मार्जिन कितनी देखना है। मार्जिन मतलब लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में जो थोड़ा सा स्पेस छूटा होता है उसे बोलते हैं पेज की मार्जिन, वो कितनी छोड़ना है। ये सारी चीजों को जब हम सेट करते हैं एमएस वर्ड में तो उसे हम बोलते हैं पेज सेटअप। और ये सारा कुछ सेट किया जाता है एमएस वर्ड 2013 के पेज लेआउट टैब के अंतर्गत। तो पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ग्रुप को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो इस आंसर को आप परीक्षा में भी अच्छे से लिख पाएंगे और कंप्यूटर में, ऑफिस में जब आप वर्क करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एमएस वर्ड में प्रिंट निकालने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप करना अति आवश्यक होता है। तो चलिए, ये चीज मेनली कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके देखने वाली है। तो चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पेज सेटअप में दिए गए सभी ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। पेज की सेटिंग करने से संबंधित ऑप्शन एमएस वर्ड 2013 के पेज लेआउट टैब के अंतर्गत दिया गया है। पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ग्रुप आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। इनके अंदर दिए गए ऑप्शन के द्वारा हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं और ये पेज की सेटिंग जब हम कर लेते हैं तभी हमको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जो भी कंटेंट हम इसमें टाइप करते हैं वो पेज की सेटिंग के अनुसार ही फिर व्यवस्थित हो जाता है और जब हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो सही प्रकार से प्रिंटिंग जो है वो होती है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि पेज लेआउट
टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मार्जिन। तो जब भी हम एक पेज में वर्क कर रहे होते हैं एमएस वर्ड में, तो हम पेज की मार्जिन क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन दी गई है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने ये नॉर्मल मार्जिन सेट की तो टॉप में 1 इंच की जगह छूट जाएगी, लेफ्ट में 1 इंच की जगह छूट जाएगी, बॉटम में 1 इंच की जगह छूट जाएगी और राइट में 1 इंच की जगह छूट जाएगी। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो जगह छूटी हुई है ये 1 इंच की जगह है, उसे बोलेंगे लेफ्ट मार्जिन। यहाँ से यहाँ तक की जगह 1 इंच छूटी हुई है, उसको बोलेंगे राइट मार्जिन। इसी प्रकार से फिर ये ऊपर इसमें टॉप मार्जिन 1 इंच की जगह छूटी हुई है और उसी प्रकार से यहाँ पर ये बॉटम मार्जिन में 1 इंच की जगह छूटी हुई है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी मार्जिन आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मार्जिन दी गई है, जैसे नैरो मार्जिन दिया गया है, मॉडरेट दिया गया है, वाइड दिया गया है। इसी प्रकार से यदि जो मार्जिन यहां पर दी गई है उसके अलावा आप स्वयं की कोई मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कस्टम मार्जिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही कस्टम मार्जिन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो अब पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ जाएगा। यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर टाइप कर सकते हैं कि मार्जिन में आपको टॉप की कितनी मार्जिन रखनी है। मान लीजिए हमको यहां पर रखना है 0.5 इंच। बॉटम में कितनी रखनी है इसको भी हमने सेलेक्ट कर दी 0.5 इंच। लेफ्ट में कितनी मार्जिन सेट करनी है इसे हमने सेलेक्ट कर दिया। राइट में कितनी मार्जिन सेलेक्ट करनी है इसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और ओके कर देंगे तो अब ये मार्जिन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। देखिए 1 इंच के बाद हमने जैसी मार्जिन अप्लाई की 0.5 इंच तो मार्जिन यहाँ पर कम हो चुकी है। मार्जिन का मतलब हो गया पेज में खाली जगह, हाशिया जो आप पेज में जिस भाग में प्रिंट नहीं करना चाहते उसे क्या बोलेंगे मार्जिन। तो इस तरीके से हम पेज में जो है पेज सेटअप ऑप्शन के द्वारा मार्जिन यहां से सेट कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आप देखिए पेज लेआउट में पेज सेटअप के अंतर्गत अगला ऑप्शन दिया गया है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंटेंट आप बनाने जा रहे हैं वो पेज में आप किस प्रकार का प्रिंट निकालना चाहते हैं। आप पोर्ट्रेट प्रिंट निकालना चाहते हैं कि लैंडस्केप प्रिंट निकालना चाहते हैं। पोर्ट्रेट का क्या मतलब होता है, चलिए यहाँ पर कुछ कंटेंट लेकर के आ जाते हैं। रैंड फंक्शन के द्वारा हम यहाँ पर कुछ कंटेंट टाइप कर लेते हैं। ये देखिए अब यदि हमारा यहाँ पर पोर्ट्रेट सिलेक्ट है और आप यहाँ से आकर के देखिए प्रिंट पे क्लिक कीजिए, प्रिंट प्रीव्यू दिखलाई दे रहा है। तो पेज जब प्रिंटर से निकलेगा तो हमारा कंटेंट पेज में कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। ये कहलाता है आपका पोर्ट्रेट। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं तो अब आप देखेंगे फाइल में जाकर के जब आप प्रिंट में क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेज के चौड़ाई में आपका कंटेंट प्रिंट होकर के निकलेगा। ये कहलाता है आपका लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों पेज के ओरिएंटेशन कहलाते हैं। यदि आपने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया तो लंबाई में प्रिंट निकलेगा, लैंडस्केप सेलेक्ट किया तो चौड़ाई में प्रिंट निकलेगा। तो ये था आपका ओरिएंटेशन। अब जो भी पेज आप यहां पर बना रहे हैं एमएस वर्ड में, यदि आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट निकालते समय प्रिंटर में किस साइज का पेज लगा हुआ है वो साइज हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि बनाया गया कंटेंट और प्रिंटर में लगा पेपर दोनों सेम हो जाएं और हमारा प्रॉपर प्रिंट निकल आए। इसके लिए हम यहां से पेज की साइज को सिलेक्ट करके और उस पर फिर कंटेंट बनाते हैं। नॉर्मली जो प्रिंटर सपोर्ट करते हैं वो A4 साइज सपोर्ट करते हैं, आप लेटर साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पेज की साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं किस ऑप्शन के द्वारा, साइज ऑप्शन के द्वारा। तो पेज लेआउट के अंतर्गत पेज की सेटिंग करते समय ये 3 मुख्य ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेपर की साइज, कि किस साइज का पेपर आप जो है प्रिंटर में लगाने जा रहे हैं। एक जानकारी देना चाहेंगे आपको, इसी प्रकार से पूरे वीडियोस सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के तोमर कंप्यूटर टाइप कीजिए और इस प्रकार से हमारा ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से सब्जेक्ट को आप सीक्वेंस में पूरा देख पाएंगे और घर में बैठ कर के परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यदि आप DCA
फर्स्ट सेम में है या PGDCA फर्स्ट सेम में है। यदि आप DCA फर्स्ट सेम में है तो इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर हैं वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज और MS एक्सेस। तो इससे रिलेटेड पूरे वीडियोस यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल के पूरे वीडियोस यहाँ पर सीक्वेंस से आप मोबाइल में देख पाएंगे, जिसमें कि ऐड नहीं आएंगे और आपको पूरा कोर्स सिलेबस के अनुसार और सीक्वेंस में मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप PC पैकेज में आते हैं, जैसा कि आप PC पैकेज का ही वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको PC पैकेज में पूरे वीडियोस विथ प्रैक्टिकल हर एक यूनिट को डिटेल में समझाया गया है, जिससे आप PC पैकेज की तैयारी भी। PC पैकेज के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे MS वर्ड, और MS वर्ड के अंतर्गत आज हमारा क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के विभिन्न व्यूज को समझाइए। तो यदि आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसे आपको अलग अलग प्रकार से देखने की जरूरत पड़ सकती है। इसी को डॉक्यूमेंट के व्यूज कहा जाता है, और परीक्षा में आने वाला ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप जरूर तैयार कर लें। क्वेश्चन है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के विभिन्न व्यूज को समझाइए। तो डॉक्यूमेंट के अगर आप व्यूज देखना चाहते हैं तो MS वर्ड में आप नीचे स्टेटस बार में आइए। स्टेटस बार में आपको कुछ आइकॉन दिखलाई देंगे जो कि यहां पर पिक्चर के रूप में आप देख पा रहे हैं, जैसे रीड मोड आइकॉन, प्रिंट लेआउट का आइकॉन, वेब लेआउट का आइकॉन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट एक व्यू से दूसरे व्यू में बदल जाएगा। तो MS वर्ड 2013 में विभिन्न प्रकार के देखने के विकल्प होते हैं, मतलब हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं जो आपके दस्तावेज को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। आप अपने दस्तावेज को, मतलब डॉक्यूमेंट को, रीड मोड में, प्रिंट लेआउट मोड में या वेब लेआउट मोड में सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब इनका उपयोग हम आगे बतलाने जा रहे हैं कि ये रीड मोड होता क्या है, प्रिंट लेआउट मोड होता क्या है और वेब लेआउट मोड होता क्या है। कहां से देखेंगे ये भी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि नीचे आइकॉन दिए होते हैं, उस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक और होता है, यदि आपके दस्तावेज में कई पेज हैं तो आप MS वर्ड 2013 में एक आसान नई सुविधा जुड़ी हुई है जिसे रिज्यूमे रीडिंग भी कहा जाता है, जो आपको आपके दस्तावेज को अंतिम पृष्ठ पर खोलने की अनुमति देता है। मतलब कि जैसे आप वर्क कर रहे हैं MS वर्ड में और आपने डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया, इसके बाद आपने फिर उसको दोबारा चालू किया, तो आपने कहां से उसको बंद किया था, कहां तक आप उसको पढ़ चुके थे, कहां पर आप उसको एडिटिंग कर रहे थे, डायरेक्टली ये वहां से उसको आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता है, जिससे आपका टाइम बच जाता है। उस जगह पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो बच जाएगा, उसे बोलते हैं रिज्यूम रीडिंग। तो 2013 में ये नया ऑप्शन जुड़ा हुआ है। जब आप MS वर्ड ओपन करेंगे, देखिए इसकी जो पिक्चर है, इसका जो आइकॉन है कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। यहां पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रिज्यूम रीडिंग। सेव किए गए दस्तावेज को खोलते समय स्क्रीन पर दिखाई देने वाले बुकमार्क आइकॉन देखें, माउस को बुकमार्क पर घुमाएं और शब्द पूछे कि आप इसे छोड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन कहलाता है रिज्यूम रीडिंग। डॉक्यूमेंट के कौन कौन से व्यूज होते हैं? पहला है रीड व्यू। MS वर्ड 2013 में रीड व्यू या रीड मोड भी बोल सकते हैं ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट को बिना किसी परेशानी के पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट में जो भी मैटर लिखा हुआ होगा वो दोनों पेज के रूप में खुल जाएगा, जैसे किताब के पेज होते हैं, आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा है प्रिंट लेआउट। MS वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट व्यू के तहत प्रिंट लेआउट व्यू सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? यह दृश्य या यह व्यू यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी है कि आप क्या क्या देखते हैं, स्क्रीन पर क्या क्या प्रिंट इन प्रिंट है। प्रिंटर पर भेजने से पहले यह दृश्य प्रूफिंग मेथड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को इस व्यू में नहीं देखते हैं और प्रिंट निकाल देते हैं तो प्रिंटर में हो सकता है कि कंटेंट पेज में कुछ आगे पीछे हो जाए। तो प्रिंटर में क्या क्या प्रिंट होने वाला है, यदि आप ये सारी चीजें देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर जब भी हम MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो प्रिंट लेआउट व्यू का ही उपयोग किया जाता है। इसमें पूरा क्लियर दिखाई देता है कि लेफ्ट मार्जिन कितनी है, राइट मार्जिन कितनी है, टॉप मार्जिन कितनी है, बॉटम मार्जिन कितनी है, वाटर मार्क तो नहीं लगाया, हेडर फुटर तो नहीं लगाया, सारी चीजें प्रिंट लेआउट में दिखलाई देती हैं। तो जब भी आप MS वर्ड में काम करें प्रिंट लेआउट में ही जाकर के काम करें। इसके बाद है वेब लेआउट। यदि आप वर्ड में एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, आजकल MS वर्ड का उपयोग वेब पेज में पब्लिश होने
होने वाले, वेब पेज मतलब वेबसाइट में पब्लिश होने वाले कंटेंट को टाइप करने के लिए भी किया जाता है। तो यदि आपको यह मिल जाए कि एमएस वर्ड में ही हम काम कर रहे हैं और हमको यह पता चल जाए कि अगर ये कंटेंट वेबसाइट में जाएगा, हमारे ब्लॉग में जाएगा, तो कैसा दिखाई देगा, तो वह चीज आप वेब लेआउट में आकर के देख सकते हैं। तो वेब लेआउट उपयुक्त है। वेब लेआउट व्यू दिखाता है कि आपका दस्तावेज वेब पेज की तरह कैसा दिखाई देगा। एमएस वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट व्यू के लेआउट को पढ़ने के तहत आसान नेविगेशन के लिए पेजेस की थंबनेल इमेज के साथ साथ पूरा पेज व्यू में एक दस्तावेज प्रदर्शित होता है। जब आप पढ़ने दस्तावेज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो यह दृश्य आपको उपयोगी होगा क्योंकि यह अधिक पढ़ने योग्य है। तो पढ़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह था आपका वेब लेआउट। वेब लेआउट के बाद आउटलाइन व्यू। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कई प्रकार की हेडिंग दी हुई है और आप डायरेक्टली हेडिंग में जंप करके और अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आउटलाइन व्यू बेस्ट व्यू है। आउटलाइन व्यू में एमएस वर्ड शीर्षक और उपशीर्षक, हेडिंग और सब हेडिंग प्रदर्शित करता है, जो दस्तावेज की योजना बनाने और व्यवस्थित करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। रूपरेखा दृश्य, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। आउटलाइन व्यू आपको एक लंबे दस्तावेज के माध्यम से व्यवस्थित करने और नेविगेट करने में मदद करता है। नेविगेट करने मतलब हेडिंग, किस हेडिंग में जंप करके आप वहां पहुंच सकते हैं, उन हेडिंग को एडिट कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन व्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू है जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेशन कर सकते हैं, कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। ड्राफ्ट व्यू 2013 वर्जन के पहले इसे नॉर्मल व्यू कहा जाता है, उसी का नाम यहां पर बदल दिया गया है और इसे बोला गया है ड्राफ्ट व्यू। इस व्यू का उपयोग व्यापक स्तर पर दस्तावेज की सामग्री को संरक्षित करने और दस्तावेज को विभिन्न वर्गों और उपवर्गों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं उसको नॉर्मली टाइप करने के लिए इस व्यू का इस्तेमाल किया जाता है और इसी व्यू में आप डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर में प्रैक्टिकली सारे व्यू को कि किसका किस प्रकार से उपयोग होता है, ताकि आप जब थ्योरी लिखें तो प्रैक्टिकल यदि आपने अच्छे से समझ रखा है तो थ्योरी आप आसानी से लिख पाएंगे। प्रैक्टिकली करने वाली चीजों को केवल थ्योरी पढ़ के जो है आसानी से नहीं समझा जा सकता। तो चलिए हम कंप्यूटर में चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। वर्ड 2013 में पेज व्यूज और लेआउट को अच्छे से समझने के लिए कुछ मैटर आपको 2013 में इस प्रकार से यहाँ पर आप रख लीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए आप एमएस वर्ड में जब आप काम कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ आपके डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट रखा हुआ है। इस टेक्स्ट को आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। उसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पेज व्यूज़ और लेआउट। उसके लिए एमएस वर्ड 2013 के व्यू टैब में हमको जाना है, क्योंकि व्यू टैब में ही हमको वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हम डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। व्यू का मतलब क्या होता है? दृश्य। तो यदि आपको डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देखना है तो उसके लिए किस टैब का उपयोग किया जाएगा? व्यू टैब का। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा कि एमएस वर्ड के विभिन्न पेज व्यूज़ और लेआउट को समझाइए, तो आपको यही लिखना है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के जो व्यूज़ होते हैं इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देखने के लिए किया जाता है। चूँकि देखने से संबंधित, दृश्य से संबंधित जो ऑप्शन है वो व्यू टैब में है, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पेज व्यूज़ हमको व्यू टैब के अंतर्गत मिलेंगे जो कि निम्नलिखित होते हैं। तो पहला होता है रीड मोड। अब हेडिंग डालिए, रीड मोड के बारे में समझाइए कि रीड मोड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो यहाँ प्रैक्टिकल आप समझ रहे हैं वही चीज़ लिखना है आपको। तो या तो आप कोई प्रैक्टिकल वाली बुक पढ़ते जा रहे हैं, उससे पढ़ते हुए आप प्रैक्टिकल करते जाओ तो भी याद होते जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका हुआ। तो रीड मोड, रीड मोड में क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है, किताब के पन्ने की तरह खुल जाता है। जैसे कि नाम ही है इसका क्या, रीड मोड, पढ़ने के लिए वाला जो मोड है, जो व्यूज़ है आपको वो रीड मोड कहलाता है। इसके पहले वाले वर्जन में इसी को बोलते थे रीडिंग लेआउट, इसमें नाम बदल दिया, इसमें बोल दिया रीड मोड। और रीडिंग लेआउट भी लिखोगे तो वही मतलब होगा, रीड मोड में भी लिखोगे तो वही मतलब होगा, गलत नहीं होगा। तो ये रीड मोड, इसमें आप देखिए यहाँ पर एक बटन आ जाती है केवल, और इस बटन पर क्लिक करते हुए आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में ये देखिए अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में मूव कर सकते हो। बस रीड मोड में इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट बस दिखाई देता है। अब यहाँ से बाहर आना है तो कीबोर्ड से एस्केप की दबा दें, आप इससे बाहर आ जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट के व्यूज़ में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये भी है कि
यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हो, जैसे कि क्या हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए वाटर मार्क। तो वाटर मार्क हम लगाएंगे 2013 वर्जन में, डिज़ाइन टैब में जाएंगे और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद कोई भी वाटर मार्क हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वाटर मार्क लगा लिया है। यदि आपको वाटर मार्क दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से आप कस्टम वाटर मार्क ऑप्शन में जाकर के उसका कलर वगैरह भी सेट कर दीजिए। अब आपको वाटर मार्क स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये वाटर मार्क हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब एक चीज़ और हम लगा देते हैं यहाँ पर फिर से जाकर के, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं जो है, तो ये चीज़ यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं किस चीज़ का, हेडर और फुटर का। तो ये हमने यहाँ पर हेडर फुटर लगा दिया और हेडर और फुटर में हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और लिखना है हमको, तो कुछ और भी हम जो है इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया DCA क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से हेडर फुटर को हमने क्लोज। तो डॉक्यूमेंट में क्या लगा के रखा है अपन ने, हेडर, है ना, और एक चीज़ क्या लगा के रखी है, वाटर मार्क। तो रीड मोड में हमको कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी, कौन सी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, या किस व्यू में क्या दिखाई देगा, वो यहाँ से अपन को समझ में आ जाएगा। तो व्यू टैब में जब हम जाएंगे, रीड मोड में क्लिक करेंगे, तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि बस किताब के पन्ने की तरह खुल गया, जैसा कि अभी हमने बतलाया था। और क्लिक कर रहे हैं तो ये आगे पीछे के पेज में आपको नेविगेट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या आपको हेडर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपको इसमें वाटर मार्क दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इससे बाहर आने के लिए हमने एस्केप की इस प्रकार से दबा दी। तो यहाँ पर ये मालूम चल गया कि रीड मोड में केवल हमको डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए दिखाई देता है, मार्जिन वगैरह भी हमको दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा मोड कौन सा है, प्रिंट लेआउट। अब प्रिंट लेआउट मोड में ही हम हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड है। तो इसमें आपको देखो हेडर भी दिखलाई दे रहा है, इसमें आपको जो वाटर मार्क लगा हुआ है वो भी दिखलाई दे रहा है, इसमें आपको राइट की कितनी मार्जिन है, लेफ्ट की कितनी मार्जिन है, टॉप में कितनी जगह छोड़ी हुई है वो भी दिखलाई दे रहा है। और हेडर में क्या लगा करके रखा है आपने देखिए, सभी पेज में हेडर है और वाटर मार्क है। सब कुछ हमको किस में दिखलाई देता है, प्रिंट लेआउट में। तो प्रिंट लेआउट का ही उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट को ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें प्रिंट होने वाली है। जैसे प्रिंट प्रीव्यू होता है ना, प्रिंट निकालने के पहले, बिल्कुल वैसा ही प्रिंट लेआउट होता है। तो जैसे ही आप MS वर्ड में काम करना शुरू करते हैं, ओपन करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है, लेआउट होता है, वो कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट ही होता है। और प्रिंट लेआउट में सारी प्रिंट होने वाली चीज़ें दिखलाई देती हैं, जैसे हेडर फुटर, मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन, वाटर मार्क, सब कुछ जो है वो दिखलाई देता है। किस लेआउट में, प्रिंट लेआउट में। तो MS वर्ड में काम करने के लिए सबसे बेस्ट जो लेआउट है वो कौन सा है, प्रिंट लेआउट है, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से होता भी है। तो इस तरीके से प्रिंट लेआउट की हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में अपन को लिखना होगा। तीसरा लेआउट है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट में जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए जिस प्रिंट लेआउट में जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वो वेब लेआउट में दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे कि हेडर एंड फुटर दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि जो आपका यहाँ पर वाटर मार्क लगा था वो भी दिखलाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर आपको जो मार्जिन थी वो भी दिखलाई नहीं दे रही है। तो ये वेब लेआउट का उपयोग क्या है, जैसा कि नाम है इसका वेब लेआउट। आपका पेज यदि वेब पेज में आप लेके जाते हैं तो वो वहाँ पर कैसा प्रदर्शित होगा, उसका प्रीव्यू आपको यहीं MS वर्ड में देखने के लिए मिल जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी हो सकता है कोई वेबसाइट हो, तो वेबसाइट में कोई पोस्ट डालना है, कोई चीज़ पब्लिश करना है, उसकी डिज़ाइन हो सकता है हम MS वर्ड में तैयार करें। MS वर्ड में हम हिंदी में पूरा नोट्स टाइप कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको अपनी वेबसाइट में पब्लिश करना, तो उसके लिए उसको सबसे पहले वेब लेआउट में जाकर के देख लो कि वो वेबसाइट में कैसा दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वेब लेआउट। इसी प्रकार से आउटलाइन लेआउट भी समझते हो, उसके पहले समझ लेते हैं ड्राफ्ट लेआउट। जैसे ही ड्राफ्ट में क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल MS वर्ड 2003 में एक आता था व्यू जिसका नाम था नॉर्मल व्यू, बिल्कुल नॉर्मल व्यू की तरह है। और इसमें देखिए स्क्रीन टिप में लिखता भी है कि स्विच योर व्यूज टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, दिस इज यूजफुल फॉर क्विक एडिटिंग। ठीक है, क्विक एडिटिंग बिकॉज हेडर फुटर एंड सर्टेन ऑब्जेक्ट वॉन्ट शो अप। यहाँ पर भी आपको हेडर फुटर वाटरमार्क कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि डॉक्यूमेंट को तेज़ी से आप यहाँ पर ओपन कर लो, इसमें जो भी टाइपिंग करना है वो टाइपिंग कर लो, जो भी एडिटिंग करना है वो एडिटिंग कर लो। तो ये किस व्यू में होता है ऐसा, ड्राफ्ट व्यू में ऐसा होता है।
ठीक है, तो ये ड्राफ्ट व्यू था। इसी प्रकार से आखिरी व्यू देखते हैं, वो है आउटलाइन। आउटलाइन का इस्तेमाल समझने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को पहले तो प्रिंट लेआउट में ले आएँ और उसके बाद आप क्या कर लें, इसमें आप कुछ देखिए हेडिंग वगैरह बना लें। हमने जैसे यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, कुछ ऐसा हेडिंग जो भी हमको बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर बीच बीच में इसमें हेडिंग डाल देते हैं, ताकि हमको जो है अपने इस डॉक्यूमेंट को आउटलाइन लेआउट में समझने में आसानी हो। तो इसको आप हेडिंग डालने के बाद इसको सेलेक्ट करिए। कुछ भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसमें हेडिंग्स तो होंगी, हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, फिर उसके बाद टेक्स्ट होगा। तो उस हेडिंग को पहले हेडिंग की तरह बना लें। हेडिंग की तरह बनाने के लिए हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे और हेडिंग 1 इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी कलर वगैरह देना है वो भी दे सकते हैं। फिर दूसरे टॉपिक को हेडिंग बनाना है तो फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर हेडिंग दे दें। आप इसको हेडिंग 1, हेडिंग 2 वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने फंडामेंटल के अंतर्गत फिर एक और लिख दिया यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, इसको हम सब हेडिंग बनाते हैं जैसे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कोई दूसरी हेडिंग भी दे सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से हेडिंग वगैरह जो है वो डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जाना है यहाँ से व्यू टैब में, और व्यू टैब में जाने के बाद अब आपको सिंपल क्लिक करना है आउटलाइन में। तो जैसे आउटलाइन में क्लिक करोगे तो जो मेन हेडिंग है उसमें प्लस का सिंबल दिखाई देगा। ये देखिए, इसको बनाया था अभी हमने हेडिंग 1, ठीक है। इसको हेडिंग 2 हम बनाते तो इसके अंदर ये आता। अब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये जो है जो भी मैटर है वो इसके अंदर ऐसा प्लस के रूप में दिखलाई देगा। इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इसको आप कोलैप्स कर सकते हो। तो इस तरीके से हेडिंग बना करके अपने लिखे गए मैटर को क्या देखना, आउटलाइन के रूप पे देखना। मेन हेडिंग को प्लस के रूप में, सिंबल के रूप में लगा करके देखना के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में आने वाला ही है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, ठीक है। इनके बारे में शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आउटलाइन एंड वेब लेआउट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट, या इनमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है प्रिंट लेआउट में, वेब लेआउट में। तो प्रैक्टिकली आपने देख लिया, बार बार इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, तो क्या होगा, इसका आंसर आप लोग लिख पाओगे बिल्कुल निश्चित ही। ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो केवल एक ही ऐसा लेआउट है प्रिंट लेआउट जिसमें हेडर और फुटर और वाटर मार्क वगैरह सारी प्रिंट होने वाली चीज़ दिखाई देती है, बाकी किसी में दिखाई नहीं देती और सबका उपयोग जो है वो अलग अलग होता है। एक जानकारी देना चाहेंगे आपको, इसी प्रकार से पूरे वीडियोस सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के तोमर कंप्यूटर टाइप कीजिए और इस प्रकार से हमारा ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से सब्जेक्ट को आप सीक्वेंस में पूरा देख पाएंगे और घर में बैठ करके परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आप DCA फर्स्ट सेम में है या PGDCA फर्स्ट सेम में है, यदि आप DCA फर्स्ट सेम में है तो इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर हैं वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज और MS एक्सेस। तो इससे रिलेटेड पूरे वीडियोस यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल के पूरे वीडियोस यहाँ पर सीक्वेंस से आप मोबाइल में देख पाएंगे जिसमें कि ऐड नहीं आएंगे और आपको पूरा कोर्स सिलेबस के अनुसार और सीक्वेंस में मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप PC पैकेज में आते हैं, जैसा कि आप PC पैकेज का ही वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको PC पैकेज में पूरे वीडियोस विथ प्रैक्टिकल हर एक यूनिट को डिटेल में समझाया गया है, जिससे आप PC पैकेज की तैयारी भी। PC पैकेज के अंतर्गत MS वर्ड में हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड 2013 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाइए। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपको पूरे दस्तावेज के रूप को बदलने की अनुमति देता है। पैराग्राफ में अलाइनमेंट, टैब, इंडेंट, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग आदि सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ में कौन कौन से अलाइनमेंट होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है और फुल जस्टिफाई भी आप उसको बोल सकते हैं। ये पैराग्राफ जब हम MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो 3-4 लाइनों का समूह क्या कहलाता है, पैराग्राफ कहलाता है। या जहां से भी आपने टाइप करने के बाद
एंटर की प्रेस कर दी होती है तो वो कंप्लीट एक पैराग्राफ माना जाता है। तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है, उसमें किस प्रकार से स्पेस दिया जाता है पैराग्राफ के पहले, पैराग्राफ के बाद में, पैराग्राफ के लेफ्ट में कैसे स्पेस जोड़ा जाता है, पैराग्राफ में जो लाइन टाइप की होती है उनके बीच में कैसे स्पेस दिया जाता है, ये सारा कुछ जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो जब भी हम एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो उसको हम निम्नलिखित प्रकार से अलाइन कर सकते हैं, और वो है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाइड अलाइन। ये सारा कुछ अभी हम आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके दिखलाएंगे। टाइप ऑफ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इन एमएस वर्ड। पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए इस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसे आप यहां पर स्क्रीनशॉट पैराग्राफ का देख पा रहे हैं। इस डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी हम पैराग्राफ में अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ के पहले स्पेस सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ के बाद स्पेस सेट कर सकते हैं, या पैराग्राफ में जो लाइन है उनके बीच में स्पेस सेट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में दो प्रकार की स्पेसिंग दी जाती है। एक तो पैराग्राफ में जो लाइन टाइप होती है उनके बीच में स्पेसिंग दी जा सकती है, और पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेसिंग दी जा सकती है। तो चलिए अब हम कंप्यूटर में चल के प्रैक्टिकली समझते हैं कि इस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ऑप्शन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, या तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग किस किस प्रकार से की जा सकती है। अगला जो ऑप्शन का ग्रुप दिया गया है होम टैब के अंतर्गत वो है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत दिए गए सारे ऑप्शन का उपयोग अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन का उपयोग कहीं ना कहीं हमको सिंपल सी भी फॉर्मेटिंग करते हैं, वर्क करते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो इन सारे ऑप्शन का उपयोग हमको बार बार करना पड़ता है। और उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में इसके बाद यहाँ पर देखिए अगले ऑप्शन के अंतर्गत दिया गया है आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या करना होगा आपको, एक तो सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ बनाना होगा। तो पैराग्राफ बनाने के लिए हम इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और पैराग्राफ बनाने के लिए ये फीचर 2007 में था, लेकिन ये फीचर इसमें भी वर्क कर जाता है। सेलेक्ट करके हम एंटर करते हैं, ऑटोमेटिक पैराग्राफ यहाँ पर आ जाता है। अगर पैराग्राफ ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आप कहीं वेबसाइट से कोई कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लीजिए या टाइप कर लीजिए, सबसे बेहतर है, और उसमें पैराग्राफ ऑप्शन की प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी हमारे पास कितने पैराग्राफ हैं, ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ये तीसरा पैराग्राफ हो गया। इस तरीके से पैराग्राफ यहाँ पर बने हुए हैं। इन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए देखिए, जैसे हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यदि हमको इस पैराग्राफ को अभी बाय डिफ़ॉल्ट कैसा अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, हम सेंटर में क्लिक करेंगे ये सेंटर अलाइन हो गया, हम राइट में क्लिक कर देंगे ये राइट अलाइन हो गया। तो इस तरीके से पैराग्राफ को क्या किया जा सकता है, अलाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये लेफ्ट अलाइन हो गया, ये सेंटर अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया। इसमें देखो क्या बदलाव आ रहा है, राइट में क्या है, पूरा टेक्स्ट राइट में अलाइन है, सेंटर में कैसा है, पूरा टेक्स्ट सेंटर में अलाइन है, लेफ़्ट में कैसा है, पूरा टेक्स्ट लेफ़्ट में अलाइन है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, और शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे इस बार हम फिर से आते हैं और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को, और कीबोर्ड से हमने दबा दिया कंट्रोल ई तो सेंटर अलाइन हो गया, कंट्रोल आर तो राइट अलाइन हो गया, कंट्रोल एल तो लेफ्ट अलाइन हो गया, कंट्रोल जे तो जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाइड में दोनों मार्जिन से टेक्स्ट हमारा बराबर दिखलाई देता है, जो कि ये है, और ये सिलेक्टेड भी, इसकी शॉर्टकट की भी दिखला रहा कंट्रोल जे। तो पैराग्राफ को लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में और जस्टिफाई करने के लिए इन ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। अब जो भी पैराग्राफ आपने टाइप किया हुआ है, यदि उसके बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो सेलेक्ट करते हैं, और ये देखिए पैराग्राफ जो दिया गया है उसमें जो टाइप की गई लाइन है उनके बीच में हमको स्पेस कितना रखना है, 2.0 का स्पेस रखना है, 2.5 का स्पेस रखना है, 3.0 का स्पेस रखना है। कितना स्पेस रखना है उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जब नेक्स्ट लाइन टाइप करेंगे तो ये देखो वो उतनी ही दूरी से नेक्स्ट लाइन टाइप होगी। तो जो पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं उन पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस रखना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये इस ऑप्शंस का, पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग का। ठीक है, नॉर्मली हमने 1.0 कर दी। उसके बाद देखिए जैसे ये पैराग्राफ जोड़ा है, पैराग्राफ के पहले का स्पेस है, इसको बोलते हैं बिफोर पैराग्राफ, स्पेस बोलते हैं पैराग्राफ के पहले का।
ये वाला स्पेस कौन सा है, पैराग्राफ के बाद का स्पेस। तो यदि हमने इसको सेलेक्ट किया है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये देखिए पैराग्राफ के पहले का स्पेस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये रिमूव स्पेस पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, अगर स्पेस को हटाना है तो पैराग्राफ के पहले का स्पेस हट गया, और यहाँ से हटाना है तो पैराग्राफ के बाद का स्पेस हट गया। तो पैराग्राफ के पहले का स्पेस हटाना है और बाद का स्पेस हटाना है तो हटा देंगे और यहाँ से जोड़ भी देंगे। और जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स भी आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के बारे में हम समझेंगे जब ये सारे ऑप्शन समझ लेंगे, तो इसमें क्लिक करके और इस डायलॉग बॉक्स के बारे में भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से पैराग्राफ के बीच में हम स्पेस दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कर्सर रखा और कर्सर को रखने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इंक्रीज इंडेंट। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो आपको यहाँ पर सिंबल दिखाई देते हैं रूलर में, सिंबल दिखलाई देते हैं रूलर में, ये कहलाते हैं इंडेंट, ये कहलाते हैं इंडेंट। अभी यहाँ से और यहाँ का स्पेस क्या कहलाता है, मार्जिन। यहाँ से यहाँ का स्पेस कहलाता है इंडेंट। तो हमने पैराग्राफ जो टाइप किया था उसमें मार्जिन के अलावा कितना स्पेस दे दिया, इसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। ऐसे ही हमने यहाँ पे मार्जिन के अलावा कितना स्पेस दे दिया, जो कि हम रूलर से भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट। देखो हमने ये कम कर दिया और इस तरीके से हमने ये कम कर दिया। तो इस तरीके से लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और कम करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो ये था इंडेंटेशन ऑप्शन, इसी को हम रूलर से भी सेट कर सकते हैं। रूलर में इस आइकॉन पर ले जा करके आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आप यहाँ से इसको जो है सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, या यहाँ पर क्लिक करके भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा जिस भी पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद यदि हम इसमें शेडिंग कलर देना चाहते हैं, ये देखो जो भी हम कलर देना चाहते हैं उसको बोलते हैं शेडिंग कलर। तो ये देखो इस तरीके से कलर आ जाएगा, ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर देना है ये कलर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद उसमें इस प्रकार से क्लिक करके शेडिंग कलर दे सकते हैं। शेडिंग कलर यदि हम हटाना चाहते हैं तो फिर से उस पैराग्राफ को क्लिक करिए और यहाँ से जा कर के नो कलर कर दीजिए, तो वो क्या होगा, शेडिंग कलर हट जाएगा। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर के हमने कर दिया नो, तो ये शेडिंग कलर हट गया इस तरीके से, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया और इस पर जाकर के हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर जाकर के क्लिक कर दिया नो कलर, तो ये शेडिंग कलर जो है इससे हट जाएगा। अभी वो बॉर्डर में क्लिक हो गया, इसी कारण से ये बॉर्डर वाली लाइन आ गई, इसके बारे में भी हम बतलाते जाते हैं आपको। तो ये था हमारा कौन सा ऑप्शन, शेडिंग ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर से भी। तो जो भी आपने पैराग्राफ बनाया है उस पैराग्राफ में या कभी टेबल में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको चारों तरफ बॉर्डर देनी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑल बॉर्डर। तो देखिए इसमें चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी। इसके अलावा इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके हम चाहते हैं केवल लेफ़्ट की बॉर्डर देना, तो लेफ़्ट की बॉर्डर बस आ जाएगी। राइट की बॉर्डर देना तो राइट की बॉर्डर बस आ जाएगी। इनसाइड बॉर्डर देना तो इनसाइड बॉर्डर बस आ जाएगी। तो वैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम टेबल बनाते हैं। तो जब हम टेबल बनाएंगे उसमें और डिटेल में इस ऑप्शन का उपयोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन। तो इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई लिस्ट वगैरह आपने बनाई हुई है और उस लिस्ट में आपने कुछ ऐसे नाम टाइप किए हुए हैं और उन नाम को यदि आपको अल्फ़ाबेट के रूप में जमाना है तो उसके लिए सॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल हम करेंगे। ये देखिए जैसे एक लिस्ट बनी हुई है टेबल में या कहीं पे भी पैराग्राफ में। अब इसको आपने सेलेक्ट किया, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो A to Z सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले बढ़ते क्रम में, पहले A से नाम आएगा, फिर उसके बाद M से, फिर N से, फिर V से। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। वही चीज़ इस पर हमने क्लिक करके कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में और ओके कर दिया। तो ये किस में आ गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इस टेक्स्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हो गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। टेक्स्ट को या लिस्ट को असेंडिंग में करने के लिए या डिसेंडिंग में करने के लिए। देखो नीचे मोबाइल आया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पैराग्राफ सिंबल। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं
तो एक पैराग्राफ का सिंबल आ जाता है। देखो हर जगह सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ के बाद एंटर की प्रेस की गई है। जहाँ पे भी ये पैराग्राफ सिंबल आएगा इसका मतलब वहाँ के बाद एंटर की प्रेस की गई है। जैसे देखिए हमने ये पैराग्राफ बनाया था, यहाँ पर जैसे हमने एंटर की प्रेस की, 2 बार एंटर की प्रेस की, 3 बार एंटर की प्रेस की, तो पता चल जाएगा कि हमने कितने बार एंटर की प्रेस की। अगर हमने यहाँ पर टैब की दी हुई है तो टैब की के लिए ये सिंबल बतलाने लगेगा। अगर हमने स्पेस बार दबाया है तो स्पेस बार के लिए ये डैश डैश का सिंबल बतलाने लगेगा। हमने एंटर की प्रेस की है तो उसके लिए इस प्रकार का पैराग्राफ का सिंबल बतलाने लगेगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने से हमको पता चल जाता है कि कितने बार एंटर की प्रेस की गई है, कितने बार आपका स्पेस बार प्रेस किया गया है, कितने बार टैब की प्रेस की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? इस पैराग्राफ सिंबल के द्वारा। तो पैराग्राफ सिंबल पर क्लिक करके और आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें कितने बार आपने कौन सी की प्रेस की हुई है। एक जानकारी देना चाहेंगे आपको, इसी प्रकार से पूरे वीडियोस सिलेबस के अनुसार सीक्वेंस में यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के तोमर कंप्यूटर टाइप कीजिए और इस प्रकार से हमारा ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से सब्जेक्ट को आप सीक्वेंस में पूरा देख पाएंगे और घर में बैठ कर के परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यदि आप DCA फर्स्ट सेम में है या PGDCA फर्स्ट सेम में है, यदि आप DCA फर्स्ट सेम में है तो इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर हैं वो हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज और MS एक्सेस। तो इससे रिलेटेड पूरे वीडियोस यहाँ पर देखिए। फंडामेंटल के पूरे वीडियोस यहाँ पर सीक्वेंस से आप मोबाइल में देख पाएंगे जिसमें कि ऐड नहीं आएंगे और आपको पूरा कोर्स सिलेबस के अनुसार और सीक्वेंस में मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप PC पैकेज में आते हैं, जैसा कि आप PC पैकेज का ही वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको PC पैकेज में पूरे वीडियोस विथ प्रैक्टिकल हर एक यूनिट को डिटेल में समझाया गया है, जिससे आप PC पैकेज की तैयारी भी 2013 के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि प्रैक्टिकली भी आपको बार बार इस्तेमाल करना होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और वो है टेबल ऑप्शन को समझाइए। MS वर्ड 2013 में टेबल ऑप्शन को समझाइए। तो टेबल ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल ऑप्शन दिखलाया जाता है। टेबल होती क्या है? टेबल रो और कॉलम में व्यवस्थित सेल्स का एक ग्रिड है। टेबल्स विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी है, जैसे टेक्स्ट जानकारी और संख्यात्मक डेटा प्रस्तुत करना। टेबल में क्या होता है? रो और कॉलम होता है, जिसमें हम बहुत प्रकार का संख्यात्मक डेटा यूजर को जो है टाइप करके बतला सकते हैं। MS वर्ड में आप एक खाली टेबल बना सकते हैं, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मौजूदा टेबल पर विभिन्न स्टाइल और फॉर्मेट को लागू कर सकते हैं। टेबल ऑप्शन कहां मिलेगा? इंसर्ट टैब के अंतर्गत मिलेगा। तो टेबल ऑप्शन को प्रैक्टिकली पूरा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि परीक्षा में यदि पूछा जाता है या आपको कभी ऑफिस में कार्य करना पड़ता है तो आप इसमें आसानी से कार्य कर सके। तो चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकली समझते हैं, टेबल ऑप्शन का यूज। टेबल, तो टेबल आपको हर जगह बनानी पड़ेगी। ऑफिस में आपको हर जगह कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, और कहीं पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या आप कहीं कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में, तो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि टेबल MS ऑफिस के अंतर्गत वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कहीं भी ऑफिस वर्क में हम काम करते हैं तो टेबल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे समझते हैं। पेज हमारा ये है, जूम को कम करके हम सारे पेज को जो है ये एक पेज में हम देख सकते हैं इस तरीके से। अब जहाँ पर भी कर्सर है टेबल में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बन रही है 1 क्रॉस 1 की टेबल, मतलब इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। इसमें क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम और 1 रो। यहाँ पर जो आप देखना, जो ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले होता है, वो पहला वाला अंक किसको बतलाता है? कॉलम को। दूसरा वाला अंक किसको बतलाता है? रो को। अब बतलाइए कितने कॉलम कितनी रो की टेबल बन गई? 9 कॉलम और 7 रो की टेबल बन गई। मैक्सिमम कितने कॉलम और कितने रो की टेबल बन जाती है? 10 कॉलम और 8 रो की टेबल बन जाती है। तो जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे और छोड़ेंगे उतने कॉलम और उतनी रो बन जाएंगी। अभी कितने कॉलम और कितनी रो की टेबल बनेगी? 7 कॉलम और 5 रो की टेबल। एक कॉलम किसको बोलते हैं टेबल में? ये कॉलम है। एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम, ठीक है।
चौथा कॉलम, पांचवा, छठवां, सातवां कॉलम, और 1 2 3 4 5 रो हो गई। इस तरीके से टेबल बनाई जा सकती है। टेबल का क्यों उपयोग होता है, आपने कई जगह डॉक्यूमेंट में देखा होगा या आपने देखा होगा अपने रिज्यूम में, बायोडेटा में आप बनाते हैं इस तरीके से अपने बारे में एकेडमिक क्वालिफिकेशन बनाने के लिए आप बताते हैं कि आपने किस क्लास को किस सन में किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किया, किस बोर्ड से किया। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर बतलाते हैं, किस, उसके बाद उसका परसेंटेज क्या था आपका, उसके बाद डिवीज़न क्या था आपका, ये सारी जानकारी आप टेबल में भरते होंगे। तो ये किसके द्वारा बनाया है हमने, टेबल के द्वारा, इंसर्ट में जाकर के टेबल। तो ये टेबल बनाने का एक और तरीका हो गया जहाँ से कि हमने टेबल बनाई थी। बस क्लिक करना है और टेबल बन जाएगी। मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रो की टेबल बनती है। अगला तरीका टेबल बनाने का, इंसर्ट टेबल। यहाँ से हमको टेबल नहीं बनाना। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर है, एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं। जो तरीका हमको ज़्यादा आसान लगता है, सरल लगता है, जल्दी बनता है, उस तरीके को अपन हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सीखने के दौरान हमको हर तरीके बनने चाहिए। इसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल में हमको कितने कॉलम बनाने हैं, कितने रो बनाने हैं वो देखना। मान लीजिए हम 5 कॉलम बनाना चाहते हैं और 5 रो, यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इन ऑप्शंस का इस्तेमाल आगे आएगा। अभी हम करते हैं सिंपल ओके। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 कॉलम और 1 2 3 4 5 रो की एक टेबल इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ से इंसर्ट में जा कर के हम अपने अनुसार टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल में एक पेंसिल बन जाती है, जैसे आपने पेंट ब्रश में इस्तेमाल किया होगा एक पेंसिल ड्राइंग बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पेंसिल बनती है टेबल बनाने के लिए। तो आप इस तरीके से कितनी रो बनाना है आप बाकायदा पेंसिल से ड्रॉ करते जाइए, कितने कॉलम बनाना है तो आप यहाँ पर ड्रॉ करते जाइए। तो इस तरीके से टेबल बनाने के लिए, रो और कॉलम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप टेबल बना रहे होंगे या टेबल सेलेक्ट होगी, 2 टैब और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी। एक होती है डिज़ाइन टैब और एक होती है लेआउट टैब। इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। डिज़ाइन टैब में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लेआउट टैब में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि अरे यार इतने सारे ऑप्शन फिर आ गए। बहुत ईजी हैं और एक ही 2 चीज़ों में ये ऑप्शन जुड़ते हैं, बाकी बड़े आराम से आपसे बन जाएगा। तो एक तरीका ये हमने देखा टेबल बनाने का, ड्रॉ टेबल ऑप्शन के द्वारा भी टेबल बनाई जा सकती है। अगला ऑप्शन देखते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्या होता है, मान लीजिए कुछ यहाँ पर पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉमा लगा करके, ठीक है, इस तरीके से आपने कॉमा लगा करके लिखा हुआ है और तुरंत आप इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में, और बीच में या तो कॉमा है या तो टैब की है या तो स्पेस बार है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, फिर से अंडू कर दिया हमने, एक बार और बतलाते हैं आपको। जब आप यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते हैं तो जो इनके बीच में जैसे हमने कॉमा लगाया है तो कॉमा सेलेक्ट कर दें। अगर इन टेक्स्ट के बीच में पैराग्राफ है तो पैराग्राफ सेलेक्ट कर दें। अगर इन टेक्स्ट के बीच में टैब है जिनको टेबल में बनाना है तो टैब सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर क्या है, कॉमा है तो कॉमा सेलेक्ट किया, ओके किया और ये टेबल के फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, जब हम इंसर्ट में जाते हैं टेबल में और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते हैं, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसी के अंतर्गत टेबल में जाना है और यहाँ पर दिया गया है एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तुरंत हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप देखो एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट हो जाती है। एक्सेल के बारे में तो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक्सेल की एक वर्कशीट इंसर्ट हो गई। फ़ायदा क्या है, जैसे ही एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट होती है यहाँ के देखो सारे ऑप्शन भी रिबन के बदल जाते हैं, जो कि बिल्कुल किसकी तरह हो जाते हैं, एक्सेल की तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी सुविधा वर्ड दे रहा है कि आपको टेबल नहीं बनाना, आपको पूरा एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट करना है तो कर सकते हैं। और एक्सेल की वर्कशीट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी भी नंबर्स को जोड़ना है तो आप बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। नंबर्स को जोड़ने के लिए आप यहाँ पर
इक्वल टू लगाएंगे, सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये देखिए सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, बंद करेंगे इस ब्रैकेट को और ये देखिए सम आ गया। तो इस तरीके से इस सम फंक्शन का यूज़ केवल एक्सेल में मिलता है। तो अगर इसके इस फीचर का उपयोग करना है, और भी बहुत सारे एक्सेल के फीचर होते हैं, अगर आपको उसका उपयोग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हमको टेबल इतना नहीं बनाना, ना यहाँ से बनाना है, ना यहाँ से बनाना, ना यहाँ से बनाना। हम चाहते हैं कि कुछ हमको ज़रूरत बार बार पड़ती है, जैसे हमको मंथ का कैलेंडर कहीं पर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनी हुई क्विक टेबल्स, प्री डिफाइंड डिज़ाइन या टेम्पलेट इनको बोलेंगे, इसको क्लिक करेंगे और हमारी एक टेबल जैसी डिज़ाइन बन जाएगी। ये देखिए कैलेंडर ऑटोमेटिक बना हुआ कैलेंडर इंसर्ट कर दिया। फिर से हम इंसर्ट में गए, टेबल में गए, क्विक टेबल में गए और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी टेबल की डिज़ाइन है। किसी भी टेबल की डिज़ाइन में क्लिक कर दिया और वो टेबल इंसर्ट हो गई। तो क्विक टेबल का मतलब होता है कि बनी बनाई डिज़ाइन हमको इंसर्ट करना है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, क्विक टेबल में जाएंगे और यहाँ से इतनी सारी डिज़ाइन दी गई है। हमको एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि हमको अपने ऑफिस की स्टेशनरी मंगाना है। तो देखिए हमको टाइप ना करना पड़े, तुरंत हमको कितनी बुक मंगाना है वो टाइप कर दो, मैगज़ीन कितनी मंगाना है वो टाइप कर दो, नोटबुक कितनी मंगाना, पेपर पैड कितने मंगाना, पेन कितने मंगाना है, पेंसिल कितनी मंगाना। तुरंत हमने क्लिक किया और ये जो है वो इंसर्ट हो गई टेबल। तो इसको क्या बोलते हैं, क्विक टेबल बोलते हैं। यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा टेबल बनाने से संबंधित सारे ऑप्शंस। टेबल जब हम बनाते हैं तो किन किन तरीक़ों से हम टेबल बना सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब हम टेबल बनाते हैं, देखिए जैसे हमने ये टेबल बनाई हुई है, ठीक है। जब भी हम टेबल बनाते हैं, टेबल को जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमने बोला कि 2 टैब यहाँ पर जुड़ते हैं। कौन कौन से, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। कौन कौन से टैब जुड़ते हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। तो टेबल बनाते समय ही इन दोनों टैब की भी प्रैक्टिस करना है, डिज़ाइन टैब की भी और लेआउट टैब की भी। तो देखो बनी बनाई टेबल ले लो, बढ़िया है, या तो बना लो टेबल और उसमें प्रैक्टिस करो सबसे पहले डिज़ाइन टैब की। क्या होते हैं देखो, हेडर रो वाला ऑप्शन चेक देना, तो जो हेडर की रो है वो अलग से ब्लैक कलर में दिखलाई दे रही है। अनचेक्ड कर देंगे तो उसका हाईलाइट जो है हट जाएगा। टोटल रो वाले में क्लिक करेंगे तो नीचे अगर किसी चीज़ का टोटल आपने बनाया हुआ है तो उसको ये अलग से हाईलाइट कर देगा, अलग से बतला देगा। तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर टोटल रो। बैंडेड रो में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये जो है वो ये क्या हो जाएगा, रो को बैंड कर देगा, मतलब कि रो को इस तरीके से अलग अलग बता देगा। फर्स्ट कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लास्ट कॉलम में क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम में अलग सा इफेक्ट दिखाई देगा। बैंडेड कॉलम में क्लिक करेंगे तो कॉलम भी हमारे बैंड हो जाएंगे। इसका जो इफेक्ट है आप किसी दूसरे प्रकार की टेबल बना लें, उनमें इसका इफेक्ट ज़रूर दिखलाई देगा। जैसे हम इंसर्ट में गए, टेबल में गए और यहाँ से जा कर के हमने एक अलग डिज़ाइन वाली टेबल इंसर्ट कर ली, मान लीजिए ये वाली टेबल इंसर्ट कर ली। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए टोटल रो अलग से दिख दिया, लास्ट कॉलम देखो अलग से दिखा दिया ना, हाईलाइट सा हो गया। बैंडेड कॉलम, ये देखो कॉलम बैंड हो गए, इसके जो कॉलम दिए गए थे बैंड, मतलब उसको एक अलग अलग डिज़ाइन से दिखला देता है। ये टेबल के स्टाइल ऑप्शन थे। टेबल की स्टाइल में देखिए इतनी सारी स्टाइल दी गई है, क्लिक करेंगे कलर आ जाएगा। सबसे सरल ऑप्शन, बस आपको कलर डिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्लिक करें और वो चीज़ कलर में आ जाएगी। इसके अलावा यदि आप किसी भाग में अलग से कलर देना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें, डिज़ाइन में जाए और शेडिंग दे दें। इतनी सारी शेडिंग दी गई हैं, किसी भी शेडिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए शेडिंग हमने दे दी, इसकी अलग से शेडिंग देना है, ये हम यहाँ पर गए इसकी अलग से शेडिंग दे दी, ठीक है, शेडिंग दे सकते हैं। अगला है बॉर्डर की स्टाइल। तो यहाँ पर जो भी टेबल बनी हुई है, मान लीजिए पूरी टेबल को हमने सेलेक्ट किया एक साथ और इसकी बॉर्डर की स्टाइल हम बदल देते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे ही हम बॉर्डर की स्टाइल पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर के बनाने के लिए, बॉर्डर में ड्रॉ करने के लिए एक पेंसिल आ जाएगी। अब इस ब्रश को, पेंसिल को जहाँ चलाएंगे उसकी वैसी बॉर्डर बनेगी जैसी बॉर्डर की स्टाइल आपने से यहाँ से चुनी हुई है। मान लीजिए हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली। अब हम जब इस पेंसिल को जहाँ पर भी चलाएँगे तो क्या होगा, ये उस तरीके की बॉर्डर जो है ये यहाँ से डिज़ाइन करेगा। ये देखिए इस तरीके की बिल्कुल लाइन पे आपको चलाना है, ये बस ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके की बॉर्डर बन जाएगी बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करने पर।
बॉर्डर स्टाइल को किस तरीके से बनाना है, इतनी मोटाई की बनाना है, 6 पॉइंट की तो नहीं बनाना है, इसका कलर क्या रहेगा। मान लीजिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं रेड। अब देखिए जो भी बॉर्डर की आपने फॉर्मेटिंग चुन ली है उसी फॉर्मेटिंग की बॉर्डर बनेगी। तो बॉर्डर आपको किस फॉर्मेटिंग की चाहिए है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा बॉर्डर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जा कर के फिर से हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए बॉर्डर, ये बॉर्डर पेंटर पे क्लिक कर देंगे। जब भी हम यहाँ से बॉर्डर बनाना सेलेक्ट करते हैं ना, देखिए इस तरीके की बॉर्डर, तो ये पेंसिल आ जाती है, ब्रश आ जाती है, इसको हटाना है तो ये बॉर्डर पेंटर कहलाता है ऑप्शन। इस पर क्लिक कर देंगे, बॉर्डर हट जाएगी। इसका एक और तरीका है बॉर्डर देने का। मान लीजिए सबकी एक साथ बॉर्डर देना, हमको नहीं चलाना, और हम चाहते हैं उसकी स्टाइल रहे ब्लैक, हम चाहते हैं उसका कलर रहे ग्रीन, ठीक है, उसका कलर रहे ग्रीन। अब ये बॉर्डर आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ये बॉर्डर हम ऑल में अप्लाई करना चाहते हैं। देखो ऑल में वैसी बॉर्डर अप्लाई हो गई जैसा यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की थी। और बॉर्डर पेंटर से क्या होता है कि आप पर्टिकुलर लाइन खींच करके बॉर्डर जो है वो बना सकते हैं। तो ये जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के दौरान आपको टेबल की फॉर्मेटिंग से संबंधित ये ऑप्शन दिखलाई देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो देखो बॉर्डर को फॉर्मेट करने का एक डायलॉग बॉक्स भी खुल जाता है जो कि लगभग वैसे ही है। बॉर्डर का कलर कैसे चाहिए, बॉर्डर की विड्थ कैसी चाहिए, बॉर्डर की स्टाइल कैसे चाहिए, कहाँ कहाँ बॉर्डर लगाना है, उसके फॉर्मेट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पर आ जाता है। तो जब हम टेबल बनाते हैं तो ये डिज़ाइन टैब जुड़ता है जिसका इस्तेमाल टेबल को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पर जुड़ा हुआ है लेआउट। तो लेआउट के बारे में समझते हैं। जब भी हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एक और टैब जुड़ती है जिसका नाम है लेआउट टैब। इस टैब के बारे में हम समझेंगे। इस टैब में आप देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट। इसका क्या यूज़ होता है, टेबल में जहाँ पे भी कर्सर है यदि आप उसकी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी जहाँ पे भी कर्सर है। यहाँ पॉइंट डी में कर्सर है, सिलेक्ट सेल। अगर यहाँ कर्सर है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं सिलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट क्यों करना हमको, सेलेक्ट इसलिए करना ताकि हम इसको कलर कर सकें, इसको डिलीट कर सकें, ठीक है, इसकी कॉलम को हटा सकें, इसलिए सेलेक्ट करना। तो ये मेनली किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सेलेक्ट करने के लिए। अगर जहाँ पे भी कर्सर है इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट रो में तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपका देखिए 2-3 रो को एक साथ हमने सेलेक्ट करके रखा है, और अगर अब हम करेंगे क्लिक इसमें सेलेक्ट रो में, जैसे ही हमने रो में क्लिक किया तो देखो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। और अगर हम सेलेक्ट टेबल में क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो टेबल को ही सेलेक्ट करने के लिए या सेल को, कॉलम को, रो को सेलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। इसमें क्या होता है देखो, जैसे हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन, ये कब काम करेगा इसको आप इस टेबल में समझ लीजिए। जो ऊपर की टेबल है, नीचे की टेबल में क्या है बॉर्डर लगी हुई है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। सेलेक्ट किया, लेआउट में गए, ये देखिए ग्रिड लाइन हट गई। अगर टेबल में हमने जो लाइन होती है वो नहीं लगाई है तो बिल्कुल टेबल इस तरीके से दिखलाई देगी, लेकिन इसमें रो कॉलम है लेकिन हमने बॉर्डर हटा दिए। लेकिन बॉर्डर के अलावा भी टेबल में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो आप चाहें तो बॉर्डर नहीं दिखाना है आपको, तो आप किसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को। सेलेक्ट करेंगे, ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन दिखलाई देगी। सेलेक्ट करेंगे, ग्रिड लाइन को क्लिक कर देंगे तो ये ग्रिड लाइन जो है हट जाएगी। अगला ऑप्शन दिया गया है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए किस तरीके से काम करेंगे हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो ये जो टेबल बनी हुई है इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखलाई दे रही है, ठीक है। जो ये टेबल बनी हुई है इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखलाई दे रही है कि टेबल में हमको जो कंटेंट रख रहे हैं उसको लेफ़्ट में करना है कि उस कंटेंट को सेंटर में करना है। ओके करेंगे तो पूरी टेबल हमारी किस में आ गई, सेंटर में आ गई। कि राइट में करना है तो ये देखो हमारी टेबल राइट में आ गई। कि नन करना है कि अराउंड करना है, तो इसका इस्तेमाल बेसिकली कहाँ पर होगा, इसका इस्तेमाल होगा जब हम टेबल के साथ कोई टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टेबल के साथ देखिए कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो यहाँ पर हम टाइप ना करके टेक्स्ट को ऑटोमेटिक रैंडम फंक्शन से जनरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया और हमारे पास ये टेबल भी आ गई। अब आप टेबल को सेलेक्ट करिए और उसके बाद लेआउट में जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए। तो जो टेक्स्ट है, ये जो
पिक्चर देख रहे हो ना, पिक्चर में ये नीचे का जो टेक्स्ट है तो और बीच की टेबल है, बीच में रहनी चाहिए टेबल को, क्या है ना, कि टेबल को हम लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, देखिए लेफ़्ट में टेबल आ गई। कि हम अराउंड रखना चाहते हैं चारों तरफ टेक्स्ट के, तो हम इस टेबल को कहीं पे भी बीच में भी खिसकाएंगे तो टेक्स्ट इसके चारों तरफ आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। रो से संबंधित प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई हैं, कॉलम से संबंधित प्रॉपर्टी, सेल से संबंधित प्रॉपर्टी, और टेबल में अगर कोई अल्टरनेट टेक्स्ट देना उससे संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आप टेबल बना रहे हैं उस टेबल में अगर आपको ड्रॉ करना है तो फिर से आप यहाँ से तुरंत में क्या ला सकते हैं, टेबल को बनाने के लिए यहाँ से पेंसिल को ला सकते हैं। ये ड्रॉ टेबल ऑप्शन दिया गया है कि आपको यदि बनाते समय टेबल को और भी टेबल को आगे बढ़ाना है या कोई दूसरी टेबल बनाना है तो उसके लिए ड्रॉ टेबल ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। लेआउट टैब के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बाद दिया गया इरेज़र, इरेज़र में क्लिक करेंगे तो अगर कहीं की रो कॉलम की लाइन को डिलीट करना है, बॉर्डर को डिलीट करना है तो इरेज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद डिलीट ऑप्शन, पूरी टेबल डिलीट करना है, जो भी टेबल सेलेक्ट होगी, कर्सर भी रखा होगा तो सेलेक्ट होगी, तो यहाँ से पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। लेकिन यदि हमने टेबल में इस तरीके से, देखिए पहले बना देते हैं हम, टेबल में ज़रा रो बना देते हैं, टेबल में हम इस तरीके से कॉलम बना देते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, अब हमको यहाँ पे क्या डिलीट करना है, कॉलम। तो देखिए कॉलम डिलीट हो गया पूरा, 4 कॉलम थे, 3 कॉलम बचे। हम यहाँ पे चाहते हैं रो को डिलीट करना, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो रो डिलीट हो गई है पूरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीट टेबल में तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। डिलीट सेल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, इसको समझने के लिए इस पर कुछ टेक्स्ट को हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ टाइप कर दिया ए, हमने यहाँ टाइप कर दिया बी, हमने यहाँ टाइप कर दिया सी, हमने यहाँ टाइप कर दिया डी ई, ठीक है, इस तरीके से एफ, कुछ टेक्स्ट हमने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दिया। अब कर्सर यहाँ पर है, डिलीट में जाएंगे और डिलीट में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे डिलीट सेल में, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इस टेक्स्ट को यहाँ पर रखे हुए डेटा को हम डिलीट करेंगे तो हम जाएंगे, 3 ऑप्शन का यूज़ तो देख लिया। डिलीट सेल में जब हम जाते हैं, और ये भी यूज़ सिंपल है, जहाँ कर्सर है अगर हमने क्लिक किया एंटायर रो, पूरी रो डिलीट हो जाएगी। हमने क्लिक किया एंटायर कॉलम, इसमें कर्सर है, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन को समझना है, शिफ्ट सेल लेफ़्ट और शिफ्ट सेल अप। शिफ्ट सेल लेफ़्ट, जैसे डिलीट होगा हमारी जो सेल है, बाकी की सेल बाकी लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई, वो डिलीट हुआ और बाकी की लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई, ये मतलब हुआ। अंडू कर दिया हमने इसमें क्लिक करके, फिर से हमने डिलीट में क्लिक किया, शिफ्ट सेल अप, तो ये डिलीट होगी और बाकी की सेल अप जो है वो क्या हो रही है, देखो नीचे का मैटर ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये ऑप्शन था डिलीट। अब इसी प्रकार से कर्सर यहाँ रखा हुआ है मान लीजिए और इंसर्ट अबव, तो क्या करेगा, एक रो इंसर्ट कर देगा इसके ऊपर, कर्सर के ऊपर। अगर कर्सर यहाँ रखा हुआ है इंसर्ट बिलो, इसके नीचे देखना एक रो इंसर्ट कर देगा, ये देखिए एक रो इंसर्ट कर दिया। कर्सर यहाँ रखा हुआ है इंसर्ट लेफ्ट, मतलब एक कॉलम इंसर्ट कर देगा लेफ्ट में। कर्सर यदि यहाँ रखा हुआ है इंसर्ट राइट, मतलब एक कॉलम इंसर्ट कर देगा राइट में। तो इस तरीके से ये इंसर्ट करने का ऑप्शन दिए गए। मान लीजिए आप कोई टेबल बना रहे हैं, उसमें आपको हेडिंग देना है, आपने ये पूरा भाग सेलेक्ट कर लिया, मर्ज सेल पर क्लिक कर दिया, ये पूरी सेल मर्ज हो जाती, मिल जाती हैं। इससे आप इस पे हेडिंग दे सकते हैं, जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। स्प्लिट सेल में क्लिक करेंगे तो कितने कॉलम में आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, कितनी रो में, मान लीजिए हम इसमें 2 कॉलम और 2 रो में बांटना चाहते हैं, देखिए 2 कॉलम और 2 रो आ गए। इस मर्ज का मतलब मिलाना, स्प्लिट का मतलब उसको उतने भाग में तोड़ना, ठीक है। अब ये जैसे टेबल बनी हुई है, यहाँ से हम चाहते हैं कि एक पूरी टेबल अलग हो जाए और यहाँ से ऊपर की टेबल अलग रहे, तो हम स्प्लिट टेबल में क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल जो है वो 2 भाग में बढ़ जाती है। जैसे ये टेबल है, कर्सर यहाँ रखा हमने, लेआउट में गए, स्प्लिट टेबल, ये देखिए ये एक अलग टेबल हो गई, ये एक अलग टेबल हो गई। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है स्प्लिट टेबल ऑप्शन के द्वारा।
अगला ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑटो फिट टू कंटेंट। हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया और ऑटो फिट टू कंटेंट में कर दिया। इसका मतलब जितना कंटेंट होगा उतना टेबल का साइज बढ़ेगा। ये देखो, ऑटो फिट टू कंटेंट मतलब कंटेंट के अनुसार हमारी टेबल फिट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट ऑप्शन। ये कहाँ पर दिया गया? ये ऑटो फिट टू कंटेंट। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने दे दिया ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के अनुसार सेट हो जाएगा। ये देखो, यहाँ से विंडो और ये पूरी विंडो है एक, है ना, वर्ड की, तो इसके अनुसार सेट हो गया। या हमने इसको सेलेक्ट किया और कर दिया फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर आप डालते हैं, जो भी हमने डाला कॉलम की हेडिंग या जो भी डालेंगे हम यहाँ पर, आप देखना ये देखिए ऑटोमेटिक नीचे आएगा, क्योंकि जो ये कॉलम है ये पूरा एक कॉलम है ना। कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स हो गई। अब यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे तो ये बाकी का टेक्स्ट नीचे क्यों आ रहा है? वो तो साइड में जाना चाहिए, राइट साइड में, लेकिन हमने इस ऑप्शन के द्वारा कॉलम की विड्थ को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से आपको इसकी हाइट बदलना है, रो की हाइट बदल जाएगी, विड्थ बदलना है आपको, यहाँ से विड्थ भी बदल जाएगी। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़। इसमें क्या होता है देखना, ये रो है पूरी, इसकी हाइट अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अगर हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ में, तो देखिए जिस पे कर्सर है उसके अनुसार बाकी रो की हाइट एक सी हो जाएगी। और अगर कॉलम अलग अलग है, चलिए अभी कॉलम तो बिल्कुल एक से दिख रहे हैं, तो कॉलम हम अलग अलग कर देते हैं पहले इसकी हाइट विड्थ को। देखो कॉलम अलग अलग हो गए। अगर हम क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम में, देखो सारे कॉलम की जो विड्थ है वो एक सी हो गई। तो अगर आपको रो की हाइट एक सी करनी है तो डिस्ट्रीब्यूटेड रोज में क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कॉलम की विड्थ एक सी करनी है तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम में क्लिक कर दीजिए। अब जो भी टेबल में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट कहाँ रखना है? सेंटर में रखना है, देखो सेंटर में आ गया। राइट में रखना है, देखो राइट में आ गया, है ना। यहाँ रखना, देखो यहाँ आ गया। सेंटर में रखना, देखो सेंटर में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि हमको उस टेक्स्ट को कहाँ दिखलाना है वो हम यहाँ से दिखला सकते हैं। इसके लिए आप पूरे टेक्स्ट को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ भी बिल्कुल इसको बराबर ला सकते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका डायरेक्शन क्या करना है? देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कई बार कम जगह में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से वर्टिकली भी लिख सकते हैं, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है तो टेक्स्ट की डायरेक्शन। सेल का मार्जिन क्या रखना? मार्जिन का मतलब होता है जो बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके बाजू का स्पेस जो है वो क्या कहलाता है? मार्जिन। टॉप में कितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है, बॉटम में कितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है, लेफ़्ट में कितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है, राइट में कितना करना है, वो अपन यहाँ सेट कर सकते हैं। तो इसके चारों तरफ देखिए मार्जिन जो है वो बदल गया। अगला ऑप्शन दिया गया है सॉर्टिंग से रिलेटेड। तो ये सॉर्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है जब आप ऐसी टेबल बनाते हैं जिसमें कि कोई नाम वगैरह हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए ये एक टेबल है आपकी, टेबल में कुछ नेम दिए गए हैं, ठीक है। टेबल में हम कुछ नाम भर देते हैं, हमने नाम भर दिए और इस नाम को अगर हम क्या करना चाहते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन का। हमने इसको सिलेक्ट किया, लेआउट में गए, असेंडिंग में, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए, किस कॉलम में करना है, कॉलम 1 में करना है, वो टेक्स्ट है कि पैराग्राफ है, और ओके कर देंगे। तो देखिए ए वाले नाम पहले आ गए, फिर एच, फिर एम, फिर आर। फिर इसी प्रकार से यदि आपको डिसेंडिंग करना होता तो आप डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लेते, ओके कर देते, तो डिसेंडिंग से ऊपर आर, फिर एम, फिर एच, फिर ए वाला नाम यहाँ पर आ जाता। इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमा सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मान लीजिए आपकी कोई टेबल है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो आप इस तरीके से सिंपल टेक्स्ट में पूरी टेबल के डेटा को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसको अंडू कर दिया, फिर से लेआउट में आ गए, ये देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसका मतलब जो टेबल है उसका डेटा हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फार्मूला। फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर फ़ीस सबमिट डिटेल है और हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसने कितनी फ़ीस, टोटल आज हमारे पास
कितनी फीस आई हुई है। यदि हम इसका टोटल करना चाहते हैं वर्ड में तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और टोटल यहाँ निकालना है। फार्मूला में जाएंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो टोटल आए वो किसका है, सम आए किसका है, ऊपर दिए गए डेटा का, अबव वाले डेटा का सम आए। जैसे ओके करेंगे तो ये सब का टोटल यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरीके से ये फार्मूला में दिए गए ऑप्शन के द्वारा ये चीज़ आती है।